महात्मा गांधी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके माता पिता का नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान बता सकते हैं। या अगर और ज़्यादा होगा तो आप भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में इनके योगदान को बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होना चाहिए। आपको, मुझे और भारत के सभी लोगों को गांधी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर लोग सीखना ही नहीं चाहेंगे। गांधी जी के क्या, वे किसी भी महान व्यक्ति के जीवन से कुछ नहीं सीखना चाहेंगे, क्योंकि ये उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कुछ लोगों द्वारा कि बेटा ये तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हें बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। और वो कुछ लोग कौन है? दलाल, शिक्षा के दलाल। क्योंकि वो क्या है ना, आजकल एक चीज है जिसे धंधा बना दिया गया है और उसे धंधा बिल्कुल भी नहीं बनाया जाना चाहिए। तो जब गांधी जी का जन्म हुआ यानी 2 अक्टूबर 1869 में, तब वे अपने पिता करमचंद उत्तम चंद गांधी के चौथी पत्नी के चौथे संतान थे। क्योंकि उनके पिताजी ने 4 बार शादी की थी, जो कि उस समय आम बात थी कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर रहा है। और ये इसलिए था क्योंकि उस समय की महिलाएं ज्यादा समय तक जी नहीं पाती थी, मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी। उनकी पहली 2 पत्नियां तो युवावस्था में ही मर गई, तो उन्होंने तीसरी शादी की। और क्योंकि उनकी ये शादी निसंतान थी, यानी इससे उनको किसी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने चौथी शादी पुत्री बाई यानी गांधी जी की माता से की। और इस तरह उन्हें अपनी चौथी पत्नी से 4 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें गांधी जी आखिरी संतान थे। तो गांधी जी को बचपन में अन्य बच्चों की तरह ही घूमना और खेलना बहुत पसंद था। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि भारतीय क्लासिक्स जैसे कि श्रवण और राजा हरिश्चंद्र की कहानियों ने बचपन में उन पर बहुत प्रभाव डाला था। उनसे उन्होंने सत्य और प्रेम के सर्वोच्च मूल्यों को जानना शुरू किया था। और इससे यह पता चलता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं और सुनते हैं वो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हमें अच्छी और ऊंची ज्ञान की चीजों को देखना और सुनना चाहिए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? भगवान है कहाँ रे तू। इसलिए गांधी जी हमें चेतावनी भी देकर गए हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। और उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह का बहुत प्रचलन था। तो जब उनकी शादी हुई थी तब वे मात्र 13 साल के थे। और उनकी जीवन साथी कस्तूरबा थी, जिन्हें हम कस्तूरबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो उस समय उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वे लिखते हैं कि इसका मतलब हमारे लिए सिर्फ नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना और रिश्तेदारों के साथ खेलना था। और कई सालों बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपनी युवा दुल्हन के लिए कानून भावनाओं का वर्णन करते हुए कहा, यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं उसके बारे में सोचता था और रात होने और हमारी बात की मुलाकात का विचार मुझे हमेशा सताता रहता था। और बाद में उन्हें अपनी पत्नी के प्रति ऐसी भावनाओं को लेकर बहुत अफसोस भी हुआ। और मेरा मानना यह है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है जब तक कि वो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो, क्योंकि यह एक प्राकृतिक चीज है, हर इंसान को होनी है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, उसे पता होता है कि यह चीज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, इसलिए वह इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है खुद को जानना और पहचानना। लेकिन दुख की बात तो यह है कि 99% लोग इस चीज से बिल्कुल अनजान हैं और यही सोसाइटी में रेप का कारण बनता है, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं और ऊपर से सोशल मीडिया का पूरा कचरा तो दिमाग में भरा ही जा रहा है। इंस्टाग्राम में बन गया है, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे लोग ऐसे व्यक्तियों को फॉलो कर रहे हैं। कोई बताने या समझाने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि जिन्हें समझाना चाहिए वो तो इसी में लगे हुए हैं कि हमारे स्कूल से कितने बच्चों के 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, या हमारे कोचिंग से तो रैंक 1 आया है नीट में। अरे बेवकूफ हो, रैंक 1 तो आएगा ही किसी न किसी का। दम है तो सबका सिलेक्शन करवा कर दिखाओ ना, जितना तुम्हें मोटिवेशन दे देकर बुलाया है। तो इस चीज में आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद 1887 में जब वे 18 साल के हुए, तब उन्होंने अहमदाबाद में हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक शायद 12वीं की परीक्षा को पास करने पर कहा जाता है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, मुझे श्योर पता नहीं है। तो स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उनके एक पारिवारिक मित्र जिनका नाम जोशी जी था, तो उन्होंने एक सलाह दिया कि उन्हें लंदन में कानून की पढ़ाई करने पर विचार करना चाहिए। इसी बीच 1888 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने उनके पहले जीवित बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि कुछ ही दिनों तक जीवित रहा। तो गांधी जी की मां इस बात पर बिल्कुल भी सहज नहीं थी कि गांधी अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर घर से इतनी दूर जाए।
गांधी जी के चाचा तुलसीदास ने भी अपने भतीजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी को तो जाना ही था। इसलिए अपनी पत्नी और मां को मनाने के लिए उन्होंने अपनी मां के सामने शपथ ली कि वह मांस, शराब और महिलाओं से दूर रहेंगे। इस वादे के साथ 10 अगस्त 1888 को 18 वर्ष की उम्र में गांधी जी पोरबंदर से मुंबई चले गए, जिसे तब बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। वहां के एक स्थानीय समाचार पत्र ने यह भी लिखा था कि गांधी जी काठियावाड़ से बैरिस्टर की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाने वाले पहले बनिया थे। गांधी जी द्वारा अपने मां से किए गए वादे और उनके आशीर्वाद के बारे में बताने के बावजूद उन्हें अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, क्योंकि उनके जाति के लोगों को लगा कि इंग्लैंड उन्हें अपने धर्म से समझौता करने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें पश्चिमी तरीकों से खाने पीने के लिए उकसाएगा। गांधी जी ने इसे नजरअंदाज किया और 4 सितंबर को अपने भाई के साथ बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए। और यहाँ बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, आप समझ तो गए ही होंगे कि जब भी आप कोई नया, दूसरों से या व्यवस्था से अलग काम करने निकलते हैं तो आपको विरोध का सामना करना ही पड़ेगा, जैसे गांधी जी ने किया। आपको ऐसा नहीं किसी का सर फोड़ देना है, बस नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। तो गांधी जी ने लंदन पहुंचने पर बैरिस्टर बनने के इरादे से किंग्स ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लॉ में दाखिला लिया। यह बैरिस्टरों और जजों के लिए एक पेशेवर संघ है जहां लॉ की पढ़ाई होती है। यहाँ रहकर उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की, जिसके दौरान उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जैसे कि उनके बचपन का शर्मिलापन उनके किशोरावस्था में भी जारी रहा, जिसकी वजह से उन्हें अपना विचार रखने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए उन्होंने एक पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस ग्रुप में शामिल होकर कानून का अभ्यास करने के लिए उन्होंने अपने शर्मीलेपन पर काबू पाया। वहां रहकर उन्होंने शाकाहार में भी रुचि दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस पे कई पुस्तकें पढ़ी और हेनरी सर्ट के लेखन ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने लंदन शाकाहारी सोसाइटी को भी ज्वाइन किया और अपने शाकाहारी बनने की जर्नी को शुरू किया। और इसके बाद जून 1891 में 22 साल की उम्र में गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से भारत लौट आए। और यहाँ मैं अपनी एक बात रखना चाहूंगा, और वो ये है कि आजकल के छात्रों को एक्सपोजर पाने का मौका नहीं मिल रहा, या यूं कहें तो नहीं दिया जा रहा। एक्सपोजर यानी दुनिया को जानना और समझना, उसका मौका नहीं दिया जा रहा छात्रों को, क्योंकि हमारा सिस्टम यह अलाउ ही नहीं करता कि हम एक सीमित चीजों को छोड़कर किसी भी और चीज को जाने या समझे। हमें जानबूझकर पढ़ाई का इतना लोड दे दिया जाता है ताकि हम उसके अलावा किसी भी और चीज पर ध्यान न दे पाए, और इसे एक सोची समझी साजिश भी कह सकते हैं। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि 24, 25 साल के लोग भी अपने जीवन में क्या करना है नहीं जानते, और बेहोशी में वे कोचिंग के और सरकारी नौकरी के रैट रेस में शामिल हो जाते हैं और वहीं फंस कर रह जाते हैं। इसलिए इसका समाधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी जी ने भी बहुत सारी चीजें लंदन जाने के बाद ही सीखी थी। तो गांधी जी जब लंदन से वापस आए तब उन्हें पता चला कि उनकी मां की मृत्यु हो गई है, और उनके परिवार ने उनसे यह खबर छुपाई थी। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, और साथ में बॉम्बे में उनके वकालत करने के प्रयास भी विफल हो गए, क्योंकि वकालत करने के लिए जो अनुभव एक वकील के पास होना चाहिए वह उनके पास नहीं था। तो ऐसे तकरीबन 2 साल बाद यानी 1893 में काठियावाड़ में दादा अब्दुल्ला नामक एक मुस्लिम व्यापारी ने गांधी जी से संपर्क किया। उनके दूर के रिश्तेदार को एक वकील की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने गांधी जी को इस काम के लिए कहा और 105 पाउंड का कुल वेतन और यात्रा के खर्च की पेशकश की। उन्होंने इसे स्वीकार किया और दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही त्वचा के रंग और विरासत के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, जैसे कि गांधी जी को स्टेज कोच में यूरोपीय यात्रियों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी और उन्हें ड्राइवर के साथ फर्श पर ही बैठने के लिए कहा गया था। फिर मना करने पर उनकी पिटाई की गई। एक अन्य उदाहरण में प्रथम श्रेणी से बाहर निकलने के लिए इनकार करने पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी पूरी रात ट्रेन स्टेशन पर बैठे बैठे कांपते रहे और ये सोचते रहे कि उन्हें भारत लौट जाना चाहिए या अपने अधिकारों के लिए विरोध करना चाहिए। गांधी जी ने विरोध करने का फैसला लिया और वहीं पर ठहरे रहे। अब्दुल्ला मामला जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका लाया था वो मई 1894 में समाप्त हुआ और भारतीय समुदाय ने गांधी जी के लिए एक विदाई पार्टी का आयोजन किया, क्योंकि वो भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि सरकार के एक नए भेदभावपूर्ण प्रस्ताव ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहने की मूल अवधि को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, और वो प्रस्ताव भारतीयों को वहां वोट डालने के अधिकार से वंचित कर रहा था। गांधी जी ने इस बिल का विरोध करने में उनकी सहायता करने की योजना बनाई। हालांकि बिल को पारित होने से रोकने में गांधी जी असफल रहे, लेकिन उनका यह अभियान दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। उन्होंने 1894 में नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने में मदद भी की। शुरुआत में तो गांधी जी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके साथ जो भेदभाव हुआ उसने उनकी सोच को बदल दिया।
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 31 साल बिताए, जहां उन्होंने राजनीतिक विचार, नैतिकता और राजनीति को विकसित किया, जो कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके बहुत काम आया। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आप आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अगर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ भेदभाव नहीं हुआ होता तो वे अपना काम करके भारत लौट आते और उनके महान बनने की जर्नी कभी शुरू ही नहीं हो पाती। तो कठिनाइयां आना अच्छी बात है, क्योंकि वही एक व्यक्ति को असल मायनों में समझदार और मजबूत बनाती है, किसी स्कूल का सिलेबस नहीं। तो इसके बाद 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में लग गए। अब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी जी ने क्या क्या किया और कैसे स्वतंत्रता दिलाई, वह एक अलग हिस्सा है, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में नहीं बता रहा। उसके लिए अलग वीडियो बनाया जा सकता है, इसलिए सीधे हम भारत की स्वतंत्रता पर आते हैं। तो अंग्रेजों के शासन से लड़ते लड़ते आखिरकार गांधी जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो इसके कुछ महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपनी पोतियों के साथ बिरला हाउस, जहां गांधी स्मृति बनाई गई है, के बगीचे में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने 5:17 पर गांधी जी के बिल्कुल नजदीक जाकर पिस्तौल से उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। कुछ विवरणों के अनुसार गांधी जी की तत्काल मृत्यु हो गई और कुछ विवरण ये कहते हैं, जैसे कि एक प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार द्वारा तैयार किया गया था, कि गांधी जी को सबसे पहले बिरला हाउस के एक शयन कक्ष में ले जाया गया और वहां लगभग 30 मिनट बाद उनकी मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और चारों तरफ अंधेरा है और मैं नहीं जानता कि आपको क्या बताऊं और कैसे कहूं। हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू कहते थे, अब वो नहीं रहे। शायद मेरा कहना गलत है, फिर भी हम उन्हें फिर कभी नहीं देखेंगे, जैसा कि हमने इतने सालों तक उन्हें देखा है। हम उनसे सलाह लेने और सांत्वना मांगने नहीं जाएंगे और ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। गांधी जी की मौत पर पूरे देश में शोक मनाया गया। 5 मील लंबे अंतिम संस्कार के जुलूस में 10 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए, जिससे बिरला हाउस से राजघाट पहुंचने में 5 घंटे से भी अधिक का समय लगा और उनकी इस अंतिम यात्रा को लाखों लोगों ने गुजरते देखा। गांधी जी काफी हद तक एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, जिनकी आध्यात्मिकता काफी हद तक जैन धर्म और हिंदू योग दर्शन के 5 महान व्रतों को अपनाने पर आधारित थी, जो कि था सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय यानी चोरी न करना और अपरिग्रह यानी दूसरी चीजों पर अधिकार की भावना न रखना। उन्होंने कहा कि जब तक आप खुद पर 5 व्रतों को नहीं थोपते तब तक आप प्रयोग नहीं शुरू कर सकते। गांधी जी के कुछ सिद्धांत भी थे, जिसे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में खूब इस्तेमाल किया और जिसकी पूरी दुनिया सराहना करती है, जिसमें से पहला है सत्याग्रह। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज और उसके अनुसरण में समर्पित कर दिया और अपने आंदोलन को सत्याग्रह कहा, जिसका अर्थ है सत्य की अपील, आग्रह या सत्य पर भरोसा। उनका मानना था कि सत्य का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति पर विजय पाई जा सकती है। और दूसरा है अहिंसा। हालांकि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के संचालक नहीं थे, यानी इसे उन्होंने शुरू नहीं किया था, लेकिन वे इसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। गांधी जी भले ही अहिंसा को हिंसा से सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन उन्होंने कायरता की तुलना में हिंसा को प्राथमिकता दी। गांधी जी ने यह कहा कि वह यह पसंद करेंगे कि भारत अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियारों का सहारा ले, बजाय इसके कि वह कायरता पूरे तरीके से अपने अपमान का असहाय गवाह बना रहे। यानी गांधी जी अहिंसा तो चाहते थे, लेकिन कायरता नहीं।